बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का पेपर दिखा रही हूँ आज, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, क्रिटिसिज्म का जो पेपर आता है आप लोगों का, ये आपका 2020 का पेपर है। अभी मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। टोटल आपने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई कंपल्सरी क्वेश्चन का भी चक्कर नहीं होता, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामाइन एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस एज एक्सप्लेन इन पोएटिक्स। ये मैंने आप लोगों को वैसे ही करवा दिया था कि कैथारसिस का क्या रोल है पोएटिक्स में। जो थियरी इसने बताई है कैथार्टिक थियरी, वो क्या है। दूसरा, व्हाट इज इलियट्स आइडिया ऑफ दूसरा है द पोएट नॉट ओनली एक्सीड द फिलोसोफर इन हिज एबिलिटी to create the perfect example but also in his ability to move the reader to follow an example. Do you agree with the statement above? Give arguments in support of your answer. Third question is what is Eliot idea of tradition? Elaborate your answer in the light of this essay, tradition and individual talent. And then the fourth one is the tragic action in the deepest sense is not affirmation of disorder but its experience. Order and disorder, और फिर आगे उसका एक्सपीरियंस यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर वो कहता है उसकी कॉम्प्रीहेंशन क्या था, हमने इररेपरेबल एक्शन पढ़ा था, उसका रेजोल्यूशन क्या था इस ऐसे का जो हमने अभी कल ही कंप्लीट किया है, दैट इज द ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्परेरी आइडियाज, ठीक है। तो ट्रेजिक एक्शन क्या है, वो 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन ए डीपर सेल इज नॉट द अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर का अफर्मेशन नहीं है बल्कि उसका एक्सपीरियंस है, कॉम्प्रीहेंशन है और उसका रेजोल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या आना था, इसके अंदर ऑर्डर एंड डिसऑर्डर और फिर उससे रिलेटेड सारा जो मेन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, फिर उसका एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, ठीक है, वो उसका एक्सपीरियंस था। फिर उसकी कॉम्प्रीहेंशन क्या थी, वो इररेपरेबल एक्शन जो हमने पढ़ा था वो उसकी कॉम्प्रीहेंशन है, और उसकी रेजोल्यूशन क्या है एट द एंड जो हमने उसका लास्ट सेक्शन पढ़ा। तो वो कहता है डिस्कस इन द लाइट ऑफ रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी के जो लाइट है उसमें पढ़ा बेटा। मॉडर्न ट्रेजेडी का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल आ सकता है। इवन अगर आप एक क्वेश्चन का मटेरियल दूसरे क्वेश्चन में भी लिख दोगे ना तब भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ कैथरीन वेल्सी एज अ क्रिटिक। ये लास्ट ईयर जब स्टूडेंट का पेपर था मैंने उनको कहा था कैथरीन वेल्सी एज अ क्रिटिक कर लें, बाकी पूरा छोड़ दें, वो बाय चांस यही आ गया। और उसके बाद है व्हाट इज सिडनीज रिस्पॉन्स टू एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन एलिब्रेट योर आंसर विद रेफरेंस टू देयर वर्क्स इन योर कोर्स। ये टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी 5 किताबों से आते हैं। अब ये छठा क्वेश्चन कौन सा था, ये छठा क्वेश्चन ना आपका ये आता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है जो कि बनता है एरिस्टोटल, पोएटिक्स और फिलिप सिडनी से मिलके, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। और उसमें मोस्टली जो है ना वो थियोरी ऑफ इमिटेशन जो है, क्योंकि वो एरिस्टोटल और फिलिप सिडनी दोनों की सेम है तकरीबन, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है एक क्वेश्चन जो कि एरिस्टोटल और फिलिप सिडनी का आता है। तो यहाँ पे देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये एरिस्टोटल और फिलिप सिडनी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन्होंने क्रिटिक मेंशन नहीं किया हुआ। और ये आप जितने मर्जी पेपर्स खोल के देख लें, वो एरिस्टोटल और फिलिप सिडनी का कंबाइन पंजाब यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन आता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप एनी 3 क्रिटिक्स अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है, और या तो फिर आप ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन आता है ना, एक और क्वेश्चन मैं आपको शो करने जा रही हूँ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रिटिकली एग्जामाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसमें एक पोएम आती है या फिर एक ये टेक्सचुअल पैसेज आता है, आपने इसको क्रिटिकली एवेलुएट करना होता है। मैंने आपको 4 क्रिटिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। अगर चौथी चीज अगर आपने कुछ करना है ना ऑन द सेफर साइड, कैथरीन वेल्सी एज अ क्रिटिक कर लें, बस दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद वो आप अपनी बेस पे अगर करना चाहते हैं तो
ठीक है, मैंने आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन करवाना है वो क्रिटिकली एग्जामाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, बेटा इस पे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत आसान है। जिन लोगों का अमेरिकन लिटरेचर क्लियर है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन उन्होंने पोएम्स पे मेहनत की हुई है, फिर पार्ट 2 की जो पोइट्री है उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आपने की हुई है, पार्ट 1 की पोइट्री में जॉन डन और वाइट एंड सरे की क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आपने की हुई है, आपके लिए तो ये मुश्किल ही कोई नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आंखें बंद करके पेपर में कर लिया था। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपने लिखना होता है, इसको पोएम को पढ़ना होता है और इसको करना होता है। तो ये टोटल आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं। 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और उसके बाद ये जो पीछे है आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो इन्होंने दिया हुआ है, ये कभी कभी क्वेश्चन नंबर 5 बना के वो दे देते हैं या बीच में कहीं ऊपर नीचे कर देते हैं, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन बाकी क्रिटिक्स से मस्ट क्वेश्चन आता है। अब आपने करना क्या है, इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी बुक मुश्किल लग रही है तो डू एनी 3 बुक्स। ठीक है, 3 क्रिटिक्स की किताबें अच्छे तरीके से कर लें। नंबर 1 एरिस्टोटल अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, वैसे मैंने अपने पेपर में एरिस्टोटल छोड़ के मॉडर्न ट्रेजेडी कर दिया था। ठीक है, तो मतलब मैंने एग्जाम वाले दिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एरिस्टोटल वाला क्वेश्चन था जिस दिन मेरा पेपर था क्रिटिसिज्म का, मैं 4 बुक्स करके गई थी। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, और मैं लास्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करके गई थी। ठीक है, लेकिन मेरी टाइम पे जो एरिस्टोटल का जो क्वेश्चन आया था ना बेटा, वो आई थिंक या तो बहुत लेंदी था, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम ले लेती मेरा, और मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, या फिर आई थिंक वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था जो कि मुझे लगा कि अगर मैं हैंडल करूंगी तो मेरी सप्ली आ जाएगी। दैट्स वाई मैंने एरिस्टोटल को छोड़ के मैंने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। मैं आपको वैसे ही अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और लास्ट क्वेश्चन भी एक अनसीन पोएम आई थी। मैम पार्ट किधर से करना है? अच्छा बेटा, हाँ जी, एम्फेसिस और फेबल भी उसमें इंक्लूड होगा। बेटा मैं, आप एंड पे मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लें अपने पेपर्स पे। पता नहीं अब क्या बता रही थी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि बेटा आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे बाय चांस सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं, सिवाय ये रेमंड विलियम का शायद ट्रेजिक विजन, अगर आपने सही तरह ना पढ़ा हो किसी स्टूडेंट ने। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड पढ़ा दिया है, होना नहीं चाहिए कि आपको रेमंड विलियम भी ना आए। तो अगर जो आपने 4 क्रिटिक्स कर लिए हैं तो आपका पेपर यहीं से पूरा हो जाना है। फिर भी अगर किसी को कोई चाहता है कि भाई हम फिर भी जो है और भी थोड़ी कम तैयारी करें या कम क्रिटिक्स करें और फिर हम लास्ट क्वेश्चन करें, तो बेटा 3 क्रिटिक्स जो हैं उसमें मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि टी.एस. इलियट बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं, क्योंकि टी.एस. इलियट का एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है क्वेश्चन आ जाता है, वही जो मैंने आपको थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी करवाया था, ये 2 क्वेश्चन है टोटल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के जो आते हैं। उसके बाद फिलिप सिडनी जो है दैट इज आल्सो वेरी इजी। ठीक है, फिलिप सिडनी की थियोरी ऑफ इमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो फिलिप सिडनी का क्वेश्चन आता है या तो उसकी थियोरी ऑफ इमिटेशन आ जाता है, क्योंकि उस थियरी की वजह से एक्चुअली पोइट्री को एक एलिवेटेड मकाम हासिल है, क्योंकि वो पोइट्री के अंदर जो इमिटेशन है, वो फिलिप सिडनी कहता है कि पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ इमिटेशन, और उसका फंक्शन क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। उसने पोइट्री की ये डेफिनेशन हमें बताई है। तो दैट्स वाई, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में इमिटेशन का वर्ड आता है एंड देन टू टीच एंड डिलाइट आता है, तो बाज़ औक़ात वो या तो फंक्शन ऑफ पोइट्री कह देते हैं, जी फंक्शन ऑफ पोइट्री बताएं, या वो कहते हैं डिक्शन ऑफ फिलिप सिडनी। ठीक है, डिक्शन अबाउट द पोइट्री ऑफ फिलिप सिडनी। तो डिक्शन क्या होती है? डिक्शन किसी भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई डेफिनेशन, कोई जो क्रिटिसिज्म में हम डेफिनेशन को डिक्शन कहते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कहते ये पोइट्री की डेफिनेशन है, हम कहते हैं ये डिक्शन ऑफ फिलिप सिडनी है, ये डिक्शन ऑफ एरिस्टोटल है, ये डिक्शन ऑफ टी.एस. इलियट है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डिक्शन है। ठीक है, हम अब इसको डेफिनेशन नहीं कहेंगे। ठीक हो गया?
तो आप लोगों ने ये सारी डिक्शंस जो हैं, जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, आपने इनको याद करना है। ठीक हो गया। पहली बात ये, जब आप एरिस्टोटल करेंगे तो बेटा एरिस्टोटल में आपको सारी जो डिक्शन है उसकी वो सारी पता होनी चाहिए कि उसने पोइटिक्स में क्या कहा है। तो एनी थ्री में मैं स्टूडेंट को कहूँगी कि वो फिलिप सिडनी और टी.एस. इलियट क्योंकि छोटे हैं, कम सिलेबस है इनका, तो बहुत अच्छे तरीके से करें। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा एग्जामिनर पे तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म में अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, वो आप एरिस्टोटल को या फिर रेमंड विलियम को छेड़िएगा। उसकी रीज़न ये है कि क्रिटिसिज्म का पेपर लेंथी होता है, इसकी जो थियरीज होती हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। स्टूडेंट जो है क्रिटिसिज्म के पेपर में जो टाइम होता है ना उसको सही मैनेज नहीं करते। आपने अपने टाइम के हिसाब से लिखना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में जब आप लिखने बैठते हैं ना वो बहुत लंबा चला जाता है। आपने अपना टाइम मैनेज के हिसाब से देखना है कि मैं 35 मिनट्स में मैंने इस क्वेश्चन को या 30 मिनट्स में मैंने इस क्वेश्चन को पूरा करना है। और अगर वो पूरा नहीं होता और 30 मिनट्स पूरे हो गए तो मुझे इसको कंक्लूजन की तरफ लेके आना है, 35 मिनट में मुझे ये पूरा कर देना है। ठीक है। फिर आपका बेटा आखिरी क्वेश्चन आता है, दैट इज द, अगर करना हुआ आपने तो ठीक है, तो फिर आप ये क्रिटिकली एग्जामाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कीजिएगा। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। अगर किसी ने डेव बनानी है ना, वो क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स में बेटा आप थोड़ी मेहनत कर लें, इसमें बड़े नंबर आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। इवन अगर आप टू दी पॉइंट भी लिखते हो क्रिटिसिज्म में और लिंग्विस्टिक्स में तो बड़े नंबर आ जाते हैं, 70s भी क्रॉस हो जाते हैं, 80s भी क्रॉस होते हैं। खैर अभी तो माशाल्लाह से हमारे जो पार्ट 2 का इस दफ़ा रिजल्ट आया, स्टूडेंट ने पोइट्री पे 70s में मार्क्स लिए हुए हैं, नॉवेल्स में 70s में मार्क्स लिए हुए हैं। तो बेटा आ जाते हैं, इतने नंबर आते हैं स्टूडेंट्स के। सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने का थोड़ा तरीका होता है जो आपने करना होता है। तो पहले सबसे पहले आप आसान वाले पहले किया करें, मुश्किल वाले बाद में किया करें। ठीक है। तो आसान में यही है कि आप एरिस्टोटल पोएटिक्स अच्छे तरीके से कर लें, सीधा सीधा सवाल आ जाता है। टी.एस. इलियट और फिलिप सिडनी, ये तीन जो है बहुत अच्छे तरीके से करें। फोर्थ पे आप रेमंड विलियम को रखें, कैथरीन बेल्सी एज अ क्रिटिक आपने सारे करके जाने हैं। 5 बुक्स है ना, पांचों के एज अ क्रिटिक करके जाएं, क्योंकि अगर सीधा सवाल है ऑब्वियसली आपके लिए सीधा सीधा लिखना होगा। और आखिरी क्वेश्चन बेटा ये रह गया, ये मैंने आपकी बस 3-4 दिन मैंने आपकी प्रैक्टिस करवानी है। आपका क्रिटिसिज्म का पेपर विद इन 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ठीक है। आज 21 तारीख हो गई है, 1 महीना और 21 दिन में आप लोगों का क्रिटिसिज्म का पेपर तैयार है। हमने फर्स्ट को एरिस्टोटल शायद स्टार्ट की थी या 10 तारीख को स्टार्ट की थी एरिस्टोटल पोएटिक्स, और देख लें आज 22 तारीख है और हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो पार्ट 2 का सिलेबस बेटा इतना ज़्यादा नहीं है। बाद स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे मैम तैयारी कैसे होगी, मैंने कहा भाई मैं करवा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं सारा कुछ कर दूंगी, मैं इधर ही बैठी हूँ। ठीक है। तो जितनी हमारे पास टाइम रह जाएगा, अभी आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हो रहे, ठीक है, बहुत दूर है। बीए के एग्जाम्स आगे चले गए हैं 2 महीने, तो आपके तो और भी आगे चले गए हैं। जब तक बीए के पेपर्स नहीं होंगे आपके भी नहीं होंगे। लेट्स कम टू द पास पेपर्स नाउ। ठीक है। पास पेपर्स में अब हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आंसर आज आप देंगे, मैं नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखें, ब्लॉग पे चले जाइएगा, वहाँ पे सारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी कुछ अर्सा हुआ है मैंने ब्लॉग पे काम करना छोड़ दी है, ड्यू टू माई हेल्थ बहुत डाउन हो गई है। पहले मैं बहुत रेगुलरली काम करती थी, आज मैंने अपडेट किया अपने ब्लॉग को। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी करवा दिया आप लोगों को, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी एंड देन रेमंड विलियम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। रेमंड विलियम का अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी आता है तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको आपने शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है। यानी कि उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ट्रेजिक हीरो फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, वही जो हमने रैंक वाला क्वेश्चन किया था, और फॉल ऑफ द हीरो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम, कि हमने कैसे देखा क्लासिकल से मॉडर्न टाइम तक कि क्या हुआ था हीरो के साथ। और फिर फाइनल क्वेश्चन, इसका छठा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, वो रेमंड विलियम एज अ क्रिटिक। ये बेटा ओवरऑल ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनसे मिलके आपका क्वेश्चन आता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी। मैंने आपको बताया था इसके अंदर डिफरेंट एराज थे जो हमने डिस्कस किए थे। हमने क्लासिकल से मॉडर्न टाइम्स तक डिफरेंट एराज डिस्कस किए। ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज के बेटा कौन से 4 पॉइंट्स है, जल्दी से बताएं। वो थी ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, एम्फेसिस ऑन द इविल, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, और चौथा क्या था? इर्रिपेबल एक्शन, यस। उसके बाद अच्छा जी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। क्या थी भाई रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी? जल्दी से, कल मैंने पढ़ाया था, उसको समराइज करें जल्दी से। नहीं, ब्रेशेट के थे जो कॉन्सेप्ट, उनसे तो वो रिजेक्ट नहीं कर रहा था जो उसने उसके ड्रामास बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल वही था ब्रेचेट। ब्रेचेट उसने जो है ब्रेचेटियन थियरी जो एपिक थिएटर है उसको बताया था, और उसने रिजेक्शन कर दी थी ट्रेडिशनल वे की। जो एरिस्टोटेलियन थिएटर था, ट्रेडिशनल वे था, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ जी सना, क्या था रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी? मैम ग्रीक ट्रेजेडी को उसने रिजेक्ट किया था ना? हाँ, उसने ग्रीक ट्रेजेडी को रिजेक्ट किया था, और उसने मॉडर्न वेव को क्या किया था, एडमायर किया था, स्पेशली किसको? ब्रेचेटियन थिएटर को। ठीक है। जी मैम। और उसने कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो बताया था इन द मॉडर्न टर्म्स के आज के दौर में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो क्या है। हाँ जी बिल्कुल, एपिक थिएटर को उसने फेवर किया था। फिर ट्रेजिक हीरो फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम्स, उसका क्या रैंक किस तरह का था और वो किस तरीके से जो है उसका फॉल दिखाया गया। तो हमने क्या पढ़ा था? ग्रीक। चलिए जी, 1 बाय 1 एक्सप्लेन। ग्रीक्स के अंदर ट्रेजिक हीरो का क्या कॉन्सेप्ट था? क्लास की होती है, उसकी सफरिंग्स होती हैं, हाँ शाबाश। और मैम उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है, उसकी रीजंस बताई जाती हैं कि वो किस रीजंस की वजह से ग्रीक ट्रेजेडी में, ठीक है, कि नेक्स्ट। किस रीजंस की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। Falling from prosperity to adversity. एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। और ग्रीक का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? एनीवन? अमार्शिया। नो। Error of नहीं 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 नहीं, हाँ जी। कैथारसिस मैम। नहीं जी, नहीं नहीं। ग्रीक मैम error. फैटलिस्टिक, गॉड, नेसेसिटी, फेथ, ये सब उनको काज बनती थी डाउनफॉल की। एग्जैक्टली रिलीजियस ट्रेजेडी थी। ग्रीक ट्रेजेडी इज द रिलीजियस ट्रेजेडी। उसके अंदर गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट था, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, ग्रीक की ट्रेजेडी क्या थी? रिलीजियस ट्रेजेडी थी। ठीक है। Really. एक और ट्रेजेडी भी रिलीजियस थी। व्हाट वाज द नेक्स्ट ट्रेजेडी जो कि रिलीजियस थी? एलिजाबेथियन, शेक्सपियरियन। नहीं, शेक्सपियरियन नहीं, एलिजाबेथन। और एक और शेक्सपियर नहीं था। हाँ जी, एलिजाबेथन और नेक्स्ट क्लास। नियो क्लासिकल ट्रेजेडी। नहीं, नहीं, नियो एडवर्ड क्लासिकल ट्रेजेडी। मैम एडवर्ड एंड मेडिवल, मे बी मेडिवल मैम, वहां उन्होंने गॉड गॉडेसेस के बाद किंग के साथ वो जो किया। मेडिवल किसी हद तक। एक और भी थी, रेनेसेंस की। कौन बोला रेनेसेंस? कौन बोला रेनेसेंस? Ma'am, volume, ma'am. हाँ जी, रेनेसेंस थी। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था? रिलीजियस ट्रेजेडी। उसने क्या कहा था? सेक्युलर ट्रेजेडी क्या है? और ट्रेजेडी आफ्टर रेनेसेंस इज सेक्युलर ट्रेजेडी। हमने ये वर्ड पढ़ी थी। तो रेनेसेंस तक जितनी ट्रेजेडी थी, चाहे वो एलिजाबेथन थी, चाहे वो ग्रीक थी, वो सारी क्या थी बेटा? वो तो रिलीजियस ट्रेजेडी थी। और आफ्टर रेनेसेंस जो है वो सेक्युलर ट्रेजेडी थी। अच्छा, रेनेसेंस में उसने क्या दिखाया था? रेनेसेंस को क्यों रिलीजियस ट्रेजेडी क्या कहा गया? ऐसी क्या उसका ट्रेड था कि वो रेनेसेंस जो है वो उसको कहा गया कि ये भी रिलीजियस ट्रेजेडी? कार के अंदर की जंग, इससे बेशतर के गॉड और गॉडेसेस उस पे कुछ करें, वो उसके ओन एक्शंस। नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट। डॉक्टर फॉस्टस। अच्छा रईसा, आपकी मुझे आवाज नहीं आई थी। हाँ जी, डॉक्टर फॉस्टस कौन सी ट्रेजेडी थी? Ma'am, वो Renaissance tragedy थी. नहीं। Tragedy ग्रीक of ग्रीक थी morality. मैम। सना ने कुछ बोला। सना क्या? मैम ग्रीक ट्रेजेडी थी वो, ग्रीक ट्रेजेडी। नहीं 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 नहीं। हाँ जी रईसा, तुक्का लगाएं। Christian morality की tragedy थी ma'am वो. Morality में मैम या मॉरवेलियन, मॉर्लो था राइटर, मॉर्ली। हाँ, मार्लोरियन ट्रेजेडी थी, लेकिन उसको क्यों रिलीजियस ट्रेजेडी क्या कहा गया? क्योंकि उसके अंदर वो क्रिश्चियन मोरालिटी प्लेस थे रेनेसेंस के अंदर।
मैम इसको हम रेनाइजेंस ट्रेजेडी भी कह सकते हैं डॉक्टर फॉस्टिस को। अरे मिस कौन सी ट्रेजेडी कर सकते हैं? मॉडर्न ट्रेजेडी। रेनाइजेंस में आ जाता है ना डॉक्टर फॉस्टिस का। बेटा रेनेसेंस तो एक एरा है। रेनेसेंस इज द एरा, रेनेसेंस इज इन इटसेल्फ नॉट अ ट्रेजेडी। बहुत कुछ लिखा गया, पोइट्री भी लिखी गई, मतलब बहुत सारी थीम्स थी ना। रेनेसेंस में मार्लोवियन ट्रेजेडी, ठीक है। रेनेसेंस की हम मोरालिटी प्लेस की बात करेंगे। अच्छा नेक्स्ट एरा न्यू क्लासिकल एरा। कौन एक्सप्लेन करेगा न्यू क्लासिकल एरा में क्या हुआ था? तो क्लासिकल एरा में हुआ ये था कि फॉल ऑफ हीरो होगा, बट विद डिग्निटी एंड ऑनर होगा। उसका एक स्टाइल होना चाहिए, जैसे कि हम हेमिंगवे को जानते हैं, ही वाज कोड हीरो। बिहेवियरिज्म को बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट दी गई थी, और बिहेवियरिज्म ही स्पिरिट ऑफ ट्रेजेडी थी। और इसके अलावा जो था वो जो उससे नेक्स्ट जो आया था फिर वो रिजेक्शन हुई थी न्यू क्लासिज्म की, जिसके बाद शेक्सपियर ने अपनी डोमेस्टिक और रिवेंज ट्रेजेडीज लिखी थी। तो आई थिंक ये न्यू क्लासिकल में हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद हमने न्यू क्लासिकल के बाद कौन सा एरा आया था नेक्स्ट? रेनेसेंस रेनेसांस क्या? मेडिवल आया था पहले। नहीं, उसके बाद रेनेसांस मेडिवल एज। हाँ जी, न्यू क्लासिकल के बाद रेनेसेंस। यस मैम। मैम सेक्युलर ट्रेजेडी का सेकुलर era आया था। नहीं सेकुलर फिर आया था रेनेसेंस पहले, रेनेसेंस के बाद न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल के बाद जो है लेसिंग एंड ट्रेडिशन। उसके अंदर क्या देखा था? रैंक ऑफ द हीरो की कहां पे बात हुई? मैम रेनेसांस में। रेनेसेंस पे बात हुई, रैंक ऑफ द हीरो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेसिंग और ट्रेडिशन, इसके अंदर क्या कहा गया? मैम जो ये लेसिंग की टीचिंग्स थी, इसके ऊपर मैंने बकायदा कंप्लीट एक नोट प्रिपेयर किया हुआ है। लेट मी जस्ट शेयर दैट विद यू। मैम उसने शेक्सपियर को डिफेंड किया था ना? शेक्सपियर को डिफेंड किया था, एग्जैक्टली। और क्या क्या किया था? और इसने मार्क्सिज्म को जो है वो हाईली अप्रिशिएट मैम किया उसने था। थ्योरेटिकल ट्रेजेडी को आई थिंक सो रिजेक्ट किया था, और फिर उसने शेक्सपियर को डिफेंड किया था। शेक्सपियर क्या कहता है? सॉरी मैम। शेक्सपियर क्या कहता है भाई? शेक्सपियर ने मैम वही बॉर्जियस ट्रेजेडीज लिखी थी, तो शाबाश, उसने बॉर्जियस ट्रेजेडीज लिखी थी। शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट सेक्युलर ट्रेजेडी। जी हाँ जी, क्या क्या चीजें सेक्युलर ट्रेजेडी में आ जाती हैं? करंट नोट्स खोलें जरा। सेक्युलर मैम ट्रेजेडी मैम वो ग्रीक ड्रामा। क्या हुआ था? मैम उसमें उसमें फॉल ऑफ अ मॉडर्न मैन था, ए कॉमन मैन और उसकी का फॉल था। उसका फॉल होता था सेक्युलर ट्रेजेडी में। और क्या होता था? सर्कमस्टांसेस इन्वेड करते थे उसकी लाइफ के अंदर। अब गॉड्स एंड गॉडेसेस या फेट इन्वेड नहीं करता था, कौन कौन करते थे? एक जो सेक्युलर ट्रेजेडी के अंदर, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इन्वेड कर जाते हैं उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैम लेकिन उनमें हम्म। फ्री विल भी तो होती है। तो फ्री विल तो बेटा वो जब फंस जाता तो फिर उसकी फ्री विल होती है ना, फिर वो कोई कारनामा अंजाम देता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। पहले एग्जैक्टली। कॉन्शियस इंडिविजुअलिटी, इनका फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये से एसेंशियल्स थे सेक्युलर ट्रेजेडी के। और इसमें जो है वो दो मेन रीजंस समझी जाती थी कि इंडिविजुअल और एक सोसाइटी। जैसे हमारे पास एक हेडेगर की एग्जांपल है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की थीम बेटा याद रखिए सेक्युलर ट्रेजेडी में। अच्छा जी, फिर हेगल एंड हेगेलियन। जी, इसमें जो है वो मोरालिटी और पोएटिक जस्टिस के बारे में उसने कहा था कि ये एक सोशल ड्रामा है, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। और वो सिर्फ मेयर सफरिंग को जो है वो ट्रेजेडी नहीं कहता था। उसने स्पिरिचुअल एक्शंस की भी एक स्पेशल डेफिनेशन दी थी। वो कहता था कि स्पिरिट ये नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म ये नहीं है कि आप सिर्फ रिलीजन के बारे में बात करेंगे कुछ ऐसा, बल्कि स्पिरिचुअल एक्शंस जो होते हैं वो आपको लीड करते हैं टुवर्ड्स अ ट्रू ट्रेजेडी। तो उसने जो है वो पीटी और फेयर को कहा था कि वो इवन की डेथ को भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस।
तो जो हेजल का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जब आपकी ट्रेजेडी अकर होगी तो देयर शुड बी अ वेरी डीप स्पिरिचुअल एक्शन जो कि डिपेंड करेगा, जिस पे डिपेंड करेगी आपकी ट्रेजेडी। बेटा जो हेजल था ना वो तो अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और उसके रेजोल्यूशन में बात करता है, ठीक है। जो हेजल था इट एम्फसिस अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन। और फिर ब्रेडली ने क्या किया था, चेंजेस दिस एम्फसिस फ्रॉम एथिकल टू साइकोलॉजिकल, but later under the influence of Marx the concept of ethical forces was looked in social and historical terms। वही इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ठीक है, कि एथिकल फोर्सेस जो है कार्ल मार्क्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स द कंसेप्ट ऑफ एथिकल फोर्सेस वाज लुक्ड इन सोशल एंड हिस्टोरिकल टर्म्स, ठीक है, उनको सोशल और हिस्टोरिकल टर्म से देखा जाने लगा। और एंड विलियम ट्रांसफॉर्म्स हेजल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, अंडर द इन्फ्लुएंस ये जो कॉन्फ्लिक्ट था एथिकल फोर्सेस का जो कि सोसाइटी में होती है उनको देखा जाने लगा इन सोशल एंड हिस्टोरिकल टर्म्स में। शोभन्योर, हाँ जी, राइट मैम हैगल ने मैम वो भी कहा ना कि अब जो है ना वो सारे के सारे एंड पर्सनली हो गए, अब वो जर्नल एंड नहीं रहे, अब वो क्या था, पर्सनली एथिकल से पर्सनल चले गए उनके एंड्स, पर्सनल एंड, ओन एक्ट्स पे आ गए अब वो एंड्स, वो इसने कहा। ठीक है। शोभन्योर, इसके अंदर क्या हुआ था, ये तो अनीता आराम से बता देंगी, अनीता ही बोली थी वैसे, एक्सिस्टेंशियलिज्म। हाँ जी, क्या शोपेनहेवर ने क्या कहा, उसने क्या कहा था, he says the true sense of tragedy is the deeper insight that it is not his own individual sense that the hero atones for but the original sense that the crime of existence itself, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस का क्राइम है एक्चुअली वही इंसान का क्राइम है। इन दिस रिस्पेक्ट ही इज फॉररनर ऑफ द ट्रेजेडी, सफरिंग्स आर रूटेड इन द नेचर ऑफ मैन, के अगर इंसान पैदा हुआ है तो सफरिंग उसके साथ होगी, एंड दीज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एथिकल कंसीडरेशन। वो कहता है एथिकल कंसीडरेशन नहीं मैटर करती, ना ही हिस्टोरिकल कंसीडरेशन मैटर करती है। अगर इंसान दुनिया में आया है तो वो सफर करेगा। यस, ही सेक्युलराइज्ड द आइडिया ऑफ फेट, उसने कहा कि दुनिया में अगर इंसान आया तो वो सफर करेगा। देन नाइशी डज नॉट नेगेट शोपेनहेवर। हाँ जी, नाइशी ने क्या कहा था भाई, हीरो इज द मैनिफेस्टेशन, एग्जैक्टली उसने यही कहा था कि द हीरो द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल इज डिस्ट्रॉयड एंड रीअसर्ट्स सिंस ही टू इज merely a phenomena and the eternal life of the will remains unaffected। ठीक है, उसने ये कहा था कि हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल है हीरो की, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन उसकी एटर्नल विल जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। हाँ जी, कैसे उसकी अनअफेक्टेड रहती है एटर्नल विल, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल तो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन उसकी एटर्नल विल हमेशा रहती है। इसे मैम इसने ये भी कहा, डिलाइट कहेंगे। हाँ हाँ, मैम इसने ये भी कहा कि वो हाँ हाँ, परगेशन को यकीन नहीं करता, वो कहता है कि पिटी फियर जो है वो इसने कहा कि नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मिथ पे यकीन करता है। हाँ वो एस्थेटिक सेंस पे यकीन करता है, एट द एंड जो एस्थेटिक एलिवेशन होती है इंसान की वो उस पे यकीन रखता है, रादर देन कि उसने कहा था कि परगेटिव नहीं होगी ट्रेजेडी जो है, ना कैथार्टिक होगी बल्कि एस्थेटिक होगी, ठीक है। और फिर क्या था उसके, टू हिम ओनली मिथ इज द सोर्स ऑफ ट्रेजिक नॉलेज। अच्छा, इसके अंदर वो ये कहता है कि हीरो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन उसकी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल हमेशा रहती है। जैसे गैलीलियो गैलीलाई में गैलीलियो अंधा हो गया था लेकिन उसकी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन हमेशा रहती थी। मोर ओवर जो अगर हम द क्रूसिबल देखें तो उसके अंदर क्या था कि हीरो तो मर जाता है लेकिन उसकी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल जो है वो एटर्नल होती है, यानी कि वो एट द एंड जो है वो उठाया जाता है कि भाई वो प्योर हो जाता है ड्यू टू द क्रूसिबल, ठीक है। उसके बाद मिथ एंड रिचुअल, हाँ जी, मिथ एंड रिचुअल सॉरी, मिथ एंड रिचुअल आप देखें, आप लोगों ने मॉर्निंग विकम से लेक्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर वो देखें वो एक माइथोलॉजी पे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल वॉर दिखाई गई ऑन द बैकग्राउंड के वो 10 साल चली,
ठीक है। मॉर्निंग विद इलेक्ट्रा का जो बैकग्राउंड था वो एक ग्रीक माइथोलॉजी थी, तो एक ट्रायोलॉजी थी, उसकी बेस के ऊपर मॉर्निंग विद इलेक्ट्रा रखा गया। तो यहाँ पे क्या था, मिथ एंड रिचुअल। मिथ अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम इज लाइक हीरोइक लेजेंड, ठीक है, और उनको फॉलो किया जाने लगा। और नाइशी ये बिलीव करता था कि मिथ एज अ सुप्रा रेशनल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एंड ट्रेजेडी एज हीरोइक लेजेंड प्रोवाइड एज लिंक बिटवीन ग्रीक्स एंड मॉडर्न। तो उस मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में ग्रीक और मॉडर्न का लिंक बताया गया था। और फिर क्या था, मिथ एंड रिचुअल आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न आइडिया ऑफ ट्रेजेडी एज मेटाफर, और मेटाफोरिकली वो जो क्या था, ऑरेस्टिया की जो मिथ थी, एक्चुअली उसको लेविनिया के साथ जो है वो किया गया था पैरेलल पे, यानी कि दो चल रहा था, दो स्टोरीज चल रही थी। एक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी चल रही थी और दूसरी तरफ लेविनिया का कैरेक्टर चल रहा था। तो मॉडर्न ट्रेजेडी को लिंक किया जाता था किसी ग्रीक माइथोलॉजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ और रिचुअल को एट एंड इन मॉडर्न टर्म्स जो है, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर नाइशी के ही दौर के अंदर, यानी कि नाइशी के दौर में मिथ और रिचुअल्स का भी रोल जो है वो प्ले किया गया। यस, ईडिपस आल्सो इन इट। नहीं, ईडिपस नहीं, अनीला। उसका बेटा भी तो माँ के साथ चक्कर चलाता है ना, तो वो उसने उसका इडिपस कॉम्प्लेक्स भी उसमें डाला था ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। हाँ बिल्कुल, इडिपस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली वही साइको एनालिटिकल प्ले था। और एक्चुअली वो इडिपस कॉम्प्लेक्स कहाँ से लिया था, वो इडिपस से ही इडिपस एक मिथ, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ही था जिसकी अपनी माँ के साथ शादी हो जाती है। तो इस वजह से उसके अंदर जो साइको एनालिटिकल प्ले था, उसको इडिबल फ्रूट ने उसको कहा था कि ये इडिबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, और फिर वो उसकी डिवीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस हद तक अटैच हो जाता है कि उसकी डिवीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेटे की माँ से मोहब्बत और उसका हद से ज्यादा अटैच हो जाना, उसको उसने इडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो बताया था उसको। लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये तो बेटा साइको एनालिटिकल थियरीज है ना। बेसिकली जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा था, उसके बैकग्राउंड पे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्ले था जो कि उसके साथ उसको रिलेट किया जा रहा था। हाँ जी रीसा, कुछ कहना? अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, जल्दी से समराइज करें। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में क्या था? ट्रेजेडी। मैम मुझे तो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में ये पता लगा कि उन्होंने कहा कि जो सीधी सीधी जिंदगी चल रही होती है नेचर के लिहाज से, वो हमारा ऑर्डर है। जैसे ये इडिपस ने नेचर के खिलाफ बात कर दी, वैसे एक्सीडेंटली की, उसको भी तो नहीं पता था ना। और अगर अचानक कोई स्मैश हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट हो जाता है सडनली। और ऑर्डर जो है वो यूजुअली चल रहा है नेचर के मुताबिक। ठीक है, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में ये फर्क हो गया। फिर उसी के अंदर हमने ऑर्डर एंड डिसऑर्डर का कंपेयर एंड कंट्रास्ट पढ़ा था, वो क्या होता है? ये जो ये एक इलेक्ट्रा और इडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये डिसऑर्डर ही है ना। ऑर्डर तो सिंपल है कि सीधी सीधी जो है ना, जो जिसके जिसके साथ चलनी है वहां चले, और डिसऑर्डर हो गया कि जिसने जिसके साथ नहीं चलानी थी उधर भी उसका रिश्ता चल गया। नहीं, ऑर्डर इज द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। उस सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेल कर जाती है ना बात, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और जब एक इंडिविजुअल जो है उसके खिलाफ जाता है, उसको डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि प्योरिटन्स जो थे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में, सारे प्योरिटन्स थे ना। प्योरिटन्स क्या कहते हैं? नो लव, नो सिंपैथी, नो इमोशन। अब जो जो इमोशन, सिंपैथी और ये सारा कुछ करता है, उस फैमिली का डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। उस बंदे का डाउनफॉल होता है जो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जो एजरा मैनन का बाप होता है, वो एक पूरा घर गिराता है और एक नया घर बनाता है कि भाई जो भी मोहब्बत करेगा उसका डाउनफॉल होगा। तो मोहब्बत के अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म के ऊपर वो ड्रामा लिखा गया था। तो उसका जो ऑर्डर था ना, वो प्यूरिटनिज्म था, और जिसने प्यूरिटनिज्म को डिफाई किया था उसका डाउनफॉल हुआ था। इसी तरीके से इडिपस रेक्स के अंदर जो ऑर्डर था वो ये था कि ओरेकल्स को, गॉड एंड गॉडेसेस को ओबे किया जाए। इडिपस ने डिसऑर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था, ठीक है। और ऑर्डर एंड डिसऑर्डर के अंदर और क्या क्या था?
हाँ जी क्लास, जल्दी से बताएं। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, एनीवन एल्स? जल्दी से, आगे 5 पेपर भी पड़े हुए भाई। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। अच्छा, उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरोज के अंदर क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, सेकंड सेक्शन। इधर मैम वही आएगा ना, हैप्पीनेस टू मिजरी और प्रॉस्पेरिटीज टू वो एडवर्सिटी। ये डिस्ट्रक्शन शुड बी डेड, हाँ, और उसे मरना चाहिए या उससे कुछ नुकसान होना चाहिए। नंबर और 3, हाई रैंक वर्क तो वही है। नंबर 3 इररेपरेबल एक्शन। नाकाबिले तलाफी नुकसान जो हो जाते हैं हमारे हाथों, कुछ ऐसी चीजें जो हम बदल नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। रेमंड विलियम किसी को इररेपरेबल एक्शन कहता है, डेथ को। ठीक है, इररेपरेबल इज इक्वल टू डेथ, और उसने डेथ को कहा था कि जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज हैं उसमें डेथ को कहा जाता है कि डेथ ऑफ द हीरो इज द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डाउनफॉल ऑफ द हीरो इज द डिस्ट्रक्शन, और उसी को ट्रेजेडी कहा जाता था। लेकिन रेमंड विलियम ने कहा था कि डेथ ऑफ हीरो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या इम्पोर्टेंट है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट what comes through the, but not what happens to the hero, but what happens through the hero। हीरो के थ्रू हमें क्या पता चलता वो इम्पोर्टेंट है, उसकी डेथ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज के अंदर ये चीज कही गई थी कि व्हाट हैपेंस टू द हीरो, कि हीरो को क्या होता है। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस टू द हीरो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ट्रेडिशनल, तो इररेपरेबल एक्शन में याद रखिएगा कि डेथ की थीम को आपने हाईलाइट करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इन द प्रीवियस ट्रेजेडीज एंड इन द मॉडर्न ट्रेजेडीज, दोनों में फर्क क्या है। व्हाट हैपेंस टू द हीरो इज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको इररेपरेबल एक्शन कहा गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, दैट इज नंबर 4, एम्फेसिस ऑफ द इवल। एम्फेसिस ऑफ द इवल में उसने ये बताया कि भाई जब भी एक इंसान एक सोसाइटी के अंदर एंट्रैप हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो यानी कि उस इवल सोसाइटी के अंदर एंट्रैप हो जाता है तो वो उस सोसाइटी के अंदर रह के कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे एम्फेसिस ऑफ इवल जो है वो दिखाया गया। उसने कहा कि इवल जो होता है ये हमेशा इंसान के अंदर प्रेवलेंट होता है, इंसान प्रोन होता है टुवर्ड द इवल। अगर हम रेनेसांस ट्रेजेडी में भी देखें तो वो यही होता है। लेकिन वो कहता है, रेमंड ये कहता है कि ह्यूमन इवल कॉजेस टू बिल्ड कंसंट्रेशन कैंप्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन थ्रू एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, ये जो एम्फेसिस ऑफ इवल उसने दिखाया कि दुनिया की डिस्ट्रक्शन क्यों हुई, इस इवल की वजह से हुई। तो यहाँ पे उसने इवल को दिखाया जिसके अंदर हम प्राइड, कोल्डनेस, लस्ट, जेलसी, डिसओबीडियंस और रिबेलियन, ये करंट नोट्स के अंदर एम्फेसिस ऑफ इवल बेटा बहुत इजी करके लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने कल्चरल इवल के बारे